हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एसएचएम में बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम्स करेंगे, साथ में थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। द पीरियड्स ऑफ अ पेंडुलम ऑन टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 3:4. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देम आर इन द रेशियो। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2π√L/g। और यहाँ बात हो रही है किसी पेंडुलम की। उस पेंडुलम को दो प्लैनेट्स पर ऑसिलेट किया है, तब उनके पीरियड्स का रेशियो कितना है? 3:4। मतलब T1/T2 इज गिवन। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उन दो प्लैनेट्स पर एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो, मतलब G1/G2 हमसे पूछा हुआ है। तो अब सेम पेंडुलम यूज हुआ है दोनों प्लैनेट्स पर, यानी L कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, T प्रोपोर्शनल टू 1/√G, या इसी को हम कह सकते हैं T² प्रोपोर्शनल टू 1/G। इस रिलेशन से G1/G2 कितना होगा? G1/G2 होगा T2² अपॉन T1²। और T2/T1 मतलब 4:3, 4/3 का स्क्वायर यानी 16:9 इज द आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला अब याद रखना है। T इज इक्वल टू 2π√L/g। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगला क्वेश्चन करेंगे। द शेप ऑफ LT ग्राफ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। किसी सिंपल पेंडुलम के लिए इफेक्टिव लेंथ और टाइम पीरियड के बीच ड्रॉ किए हुए ग्राफ का शेप हमसे पूछा हुआ है। स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला, कोई कर्व होगा, या हाइपरबोला होगा। तो बेसिक फॉर्मूले पर आते हैं पहले। T इज इक्वल टू आप जानते हैं वो होता है 2π√L/g। अब एट अ गिवन प्लेस यदि हम बोलेंगे तो G कांस्टेंट, ये 2π भी कांस्टेंट होगा, तब हमको ऐसा रिलेशन मिलेगा बिटवीन टाइम पीरियड एंड इफेक्टिव लेंथ, T प्रोपोर्शनल टू √L। उसके अलावा यदि इसकी स्क्वेयरिंग कर दें तो T² प्रोपोर्शनल टू L, ऐसा रिलेशन मिलेगा। अब L और T के बीच में दो तरह के ग्राफ्स हम प्लॉट करते हैं। इफ लेंथ इज प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, इधर इफेक्टिव लेंथ, और एक बार यहां हम प्लॉट करेंगे T² और दूसरी बार T। इस तरह के दो ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं, T² वर्सेस L, और एक होता है T वर्सेस L। दोनों का शेप अलग अलग होगा। जब ये ग्राफ प्लॉट करना होगा तो साफ तौर पर T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, मतलब हमको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। ये रिलेशन हम यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू लेंथ एक्सिस या x एक्सिस। इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा। अब इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका यदि हम स्लोप फाइंड आउट कर लें, इसका स्लोप मतलब ही tan थीटा। tan थीटा कितना होगा? क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, T²/L। और इस रिलेशन से T इज इक्वल टू 2π√L/g से उसकी स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या मिलेगा? T² इक्वल टू 4π² अपॉन g। तो T² अपॉन L कितना होगा? वो होगा 4π² g के बराबर। यानी जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं T² वर्सेस L, तो याद रखें वो स्ट्रेट लाइन होती है। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमको बताता है 4π² अपॉन g। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी इस ग्राफ की। ये क्यों प्लॉट करते हैं? क्योंकि यदि हमको स्लोप मिल जाता है, स्लोप मिलने से हमको ये क्वांटिटी मिल जाएगी, और इससे हम उस प्लैनेट पर g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। हालांकि यहां पर पूछा हुआ है आपसे L वर्सेस T, ये वाला ग्राफ पूछा हुआ है, और ये सिर्फ हमने डिस्कस कर लिया। कई बार T² L के बीच ग्राफ पूछते हैं तो उसका शेप कैसा होगा? वो होगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप विल यील्ड 4π²/g। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ g ऑल्सो। अब ये वाला ग्राफ कैसा होगा? अब हम प्लॉट कर रहे हैं T वर्सेस L, T वर्सेस L ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन यूज होगा, और साफ तौर पर ये होगा पैराबोला। ये होगा पैराबोला। यदि हम L लें और y एक्सिस पर लेते हैं हम T यानी टाइम पीरियड, द शेप ऑफ ग्राफ वुड बी पैराबोला एंड सिमेट्रिक टू लेंथ एक्सिस, मतलब उसका शेप होगा इस तरह का, ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा।
तो यहां पर हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, द शेप ऑफ ग्राफ विल बी पैराबोला। अब ये दो ग्राफ मिलकर हमारी एक हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं कि यदि हम y एक्सिस पर t और t स्क्वायर दोनों को प्लॉट करें और x एक्सिस पर लें लेंथ, पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे t स्क्वायर वर्सेस l, वो कैसा होगा, तो वो होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यदि अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे t वर्सेस l, तो वो क्या होगा, वो होगा पैराबोला। इस तरह का ग्राफ होगा। दोनों ग्राफ्स को हमने एक साथ प्लॉट कर दिया, तब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू कैसी होगी, सेम। अब लॉजिक से हम कह सकते हैं कि टी और टी स्क्वायर कब बराबर होंगे, जब उसकी वैल्यू होगी 1 सेकेंड। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना होता है, 1 सेकेंड। ये हमको पता लग गया। और ये यदि पता लग गया तो हम इस रिलेशन से, इसमें हमको टी पता लग गया है, जी उस प्लैनेट का यदि हमको मालूम है, 4 पाई स्क्वायर भी नोन है, तो हम ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने पर ये आती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। हाल फिलहाल आपको अब याद क्या रखना है, ग्राफ बिटवीन एल एंड टी इज पैराबोला, बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल इज अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या बताता है, वो बताता है t इक्वल टू टी स्क्वायर विच इज 1 सेकेंड एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम द लेंथ ऑफ पेंडुलम विल बी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। A simple pendulum is of length 50 centimeter. Find its time period and frequency of oscillation. G is 9.8 meter per second square. तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का t is equals to 2 pi root L by G. Root L by G. L is given to be 50 centimeter. G is 9.8. तो SI यूनिट्स में यदि सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को तो टाइम पीरियड आएगा सेकेंड में, और सेकेंड में ही हमसे पूछा हुआ है। तो 2 पाई रूट एल, एल इज 50 सेंटीमीटर, इंस्टेड हम 1/2 भी लिख सकते हैं उसे, और जी की वैल्यू है 9.8, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 4.9। अब 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट से बाहर 2 बन के आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10/49, रूट 49 इज 7, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट 10। अब आगे इस पाई को यदि स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो वो क्या बन के जाएगा, पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर ये नियरली 10 के बराबर होता है, लगभग 10 के बराबर, यानी हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी फाइनली आपको मिल गया 10/7 अप्रोक्सीमेशन के बाद। ये 2 से 2 कैंसिल, ये पाई अंदर जाएगा, पाई स्क्वायर बनेगा यानी 10, 100 का रूट यानी 10/7। और अब यदि आपको 1/7 याद है, 1/7 होता है 0.142, ये यदि याद है तो और काम आसान हो जाएगा। 0.142 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1.42 के आसपास, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन 4 में ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये तो आ गया टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल यहीं पर आपको टाइम पीरियड दिख रहा है 1.419 के आसपास, तो फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी होगी 0.7045 हर्ट्ज के बराबर। पर मान लीजिए निकालना पड़े तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है 1 टाइम पीरियड, यानी इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी बाय एल, ऐसा हो जाएगा। और अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाल फिलहाल आंसर है 4। पेंडुलम बीटिंग सेकेंड्स at the equator, G equals to 978 centimeter per second square is taken to Antarctica. G equals to 983 centimeter per second square. Its length is to be increased by. तो यहां आपको ये समझना पड़ेगा, पेंडुलम बीटिंग सेकेंड्स मतलब ये बात हो रही है सेकेंड पेंडुलम की, ये बात हो रही है सेकेंड पेंडुलम की। सेकेंड पेंडुलम मतलब जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड जिसका होता है टाइम पीरियड। और इक्वेटर पर ऐसे पेंडुलम की लेंथ एट इक्वेटर
ऐसे पेंडुलम की लेंथ होती है लगभग 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वो सेकेंड पेंडुलम है, चाहे उसे इक्वेटर पर यूज करें या अंटार्कटिका पर ले जाएं, टाइम पीरियड हमेशा होगा उसका 2 सेकेंड के बराबर। ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड यदि कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले से रूट एल, ये रूट जी से प्रोपोर्शनल, या लेंथ प्रोपोर्शनल टू जी, ये रिलेशन हमको डायरेक्टली लगाना है। हमको पूछा हुआ अंटार्कटिका पर उसकी लेंथ को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले तो निकालते हैं कि अंटार्कटिका पर लेंथ कितनी होगी यदि टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही रहता है तब। तो एल ई अपॉन एल, ये अंटार्कटिका की बात करें तो एल ए कर देते हैं इसे, एल ए अपॉन एल ई विल बी इक्वल टू जी ऑन अंटार्कटिका विच इज 983 एंड जी एट इक्वेटर 978। तो ये रेशो जो है वो मोर देन 1 है, मतलब लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और ये मैंने सॉल्व किया हुआ है 1.005 आता है। और ये कितना है, ये है 100 सेंटीमीटर। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100.5 सेंटीमीटर। तो अंटार्कटिका पर उसकी लेंथ कितनी करनी पड़ेगी, 100.5, यानी बढ़ाना कितनी पड़ेगी, 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। The mass and diameter of a planet are twice that of the Earth. What will be the time period of oscillation of a pendulum on this planet if it is a second pendulum on Earth? अर्थ पर वो सेकेंड पेंडुलम है, मतलब उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। फिर इसी पेंडुलम को किसी ऐसे प्लैनेट पर ऑसिलेट करवाया है जिसका मास और डायमीटर अर्थ के मास और डायमीटर से ट्वाइस, मतलब डबल है, यानी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो इस रिलेशन से सोचेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी से एल इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, एंड सो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट जी। और इसे देखकर आप ऐसा लिख सकते हैं टी प्लैनेट अपॉन टी अर्थ, या फिर क्या करें, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जी, यानी टाइम पीरियड्स के स्क्वेयर्स का रेशो इसके इनवर्स रेशो में होगा। यहाँ आएगा जीई और यहाँ आएगा जीपी। तो अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें सब्सटीट्यूशन कर लेंगे। जीई कितना होगा, जीई होगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। अब उस प्लैनेट की बात करें जीपी, वो कितना होगा, कैपिटल जी। यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ द प्लैनेट विच इज ट्वाइस ऑफ अर्थ, यानी 2e। और नीचे क्योंकि डायमीटर उस प्लैनेट का कैसा है, ट्वाइस, तो रेडियस भी ट्वाइस ही होगी, यानी यहाँ आएगा 4 आर ई स्क्वायर। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यह है जीई के बराबर, तो ये हो गया जीई बाय 2, जीई बाय 2। ये जीपी और जीई में रिलेशन हो गया, तो यहां से जीई अपॉन जीपी कितना होगा, वो होगा 2 के बराबर। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन करते हैं, जीई अपॉन जीपी इज 2, और टीई स्क्वायर कितना है, वो है 4, यहाँ आ जाएगा 4, और हमें चाहिए टीपी, तो टीपी स्क्वायर इज 8, एंड सो टीपी कम्स आउट टू बी 2√2 सेकेंड। तो जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, ऐसा सवाल आता है तो आप स्टेप्स में भी करेंगे और आपकी हैबिट में है तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 2√2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज g/6, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ऑन द अर्थ विल बी। तो एक ही पेंडुलम की बात हो रही है, फिर से लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, t प्रोपोर्शनल टू 1/√g। ये रिलेशन हमको निकालना है। पूछा क्या हमसे, सरफेस ऑफ मून पर टाइम पीरियड, तो सरफेस ऑफ मून पर टाइम पीरियड अपॉन सरफेस ऑफ अर्थ, ये होगा √GE अपॉन जी ऑन मून। और ये कितना बताया हुआ, मून पर जी का वैल्यू g/6, यदि अर्थ पर जी है तो g अपॉन g/6, 6 ऊपर आकर ये हो जाएगा √6। तो टाइम पीरियड मून पर कितना हो गया, वो हो गया
√6 टाइम्स टाइम पीरियड ऑन अर्थ, यानी √6 टाइम्स टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 6 टाइम्स। क्योंकि कम वाले तो 3 आंसर्स हैं, आपको सॉल्व ही करना चाहिए, वही अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। A simple pendulum of length 1 meter is oscillated at a place where g is 9.8 meter per second square. Find the maximum velocity of the bob of the simple pendulum if the amplitude of oscillation is 3 centimeter. तो आपको याद आया होगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम ये परफॉर्म करता है एसएचएम, और एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी ये होती है ए ओमेगा के बराबर, और कहां पर होती है? मीन पोजीशन में। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। और क्योंकि ये बात हो रही है किसी सिंपल पेंडुलम की, तो यहां आएगा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाय जी। रूट एल बाय जी ये रेसिप्रोकेट होकर ये हो जाएगा जी बाई एल। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। 2 पाई तो कैंसिल आउट हो गया। अब आंसर्स निकालने हैं हमको सीजीएस में। एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। जी की वैल्यू ये एसआई यूनिट्स में दी है, तो इसको 980 लिख लेंगे। अपॉन लेंथ इज 1 मीटर, उसको 100 लिख लेंगे। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? तो 980 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 20 इंटू 20, इसको एक्चुअली आपको लिखना है 2 इंटू 490, और 49 का क्योंकि स्क्वायर रूट निकल सकता है इसलिए हम लिखेंगे 20 इंटू 49, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये तो है ही 100, तो अब इसका स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर रूट 10, अब बचेगा सिर्फ अंदर √20, और √20 का आपको यदि स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आने वाला 9.391 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो थोड़ी मेहनत होगी, पर इसको यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि ऐसे स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। उसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं होती, अप्रॉक्सीमेशन से आप आराम से निकाल सकते हैं। The period of a simple pendulum measured inside a stationary lift is t. If the lift starts moving upwards with an acceleration g by 3, what will be the time period? तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जैसे ये एक पेंडुलम है, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो जब भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन में, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जब एक्सेलरेट हो रहा होता है, ध्यान से आप सुन लें, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस इजीली बनेंगे यदि आप कॉन्सेप्ट से करोगे। ऐसा हो तो ऐसा कर लें, ट्रिक विक लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यह है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और मैं कह रहा हूं कि जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, जब रेस्ट में होता है तब तो आप फॉर्मूला ये लगाते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किसी स्टेशनरी लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है और उसका पीरियड दे रखा है टी। जब ये लेफ्ट एक्सेलरेट नहीं हो रही है, रेस्ट में, पेंडुलम रेस्ट में, तब टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं 2 पाई रूट एल बाई जी से। पर यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ध्यान से सुन लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे के लिए भी। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तब यहां जी नहीं आता, बल्कि यहां आता है जी इफेक्टिव। टी इज इक्वल टू 2 पाई, चाहे तो आप इसको टी डैश लिख लें, 2 पाई रूट एल तो वही रहेगा, बस यहां आने लगेगा जी इफेक्टिव। ऐसा कई सारे केसेस में होता है, उनमें से एक केस ये है। तो यहां आएगा जी इफेक्टिव, और ये जी इफेक्टिव कितना होता है? तो जी मतलब ये एक वेक्टर है, तो जी इफेक्टिव वेक्टर का मॉडुलस ये होता है जी वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। ये देखने में डरावना है बहुत आसान। इसको यहां पर यूज करके फिर टाइम पीरियड हम बतलाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसा हमसे कहा हुआ है कि ये लिफ्ट
ऊपर जाने लगती है। किस एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन g/3 से वो ऊपर जाती है। यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन g/3। और g कहाँ काम करता है? तो g तो नीचे ही काम करता है। आपको पता है इस बॉब पर g नीचे लग रहा होता है। तो यह है g, यह है g/3। g यहां रख देंगे क्योंकि हमको चाहिए होगा g इफेक्टिव टाइम पीरियड बताने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये होगा g, फिर यहां आएगा माइनस साइन, फिर इसको क्या लिखेंगे, -g/3। न्यूटन लॉ वॉ लगाने की जरूरत नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है। भले ही आंसर्स आ जाते हैं, इसको सॉल्व करना है। g+g/3 यानी कितना हो जाएगा, 4g/3। और तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हम लगाएंगे, t डैश बराबर 2π √L अपॉन यहां आएगा g इफेक्टिव विच इज नाउ 4g/3। ऐसा हो जाएगा। और इसे आपको सॉल्व करना है। अब इसमें से √3/4 को अलग कर लेते हैं। √3 अलग, फिर √4 2 हो गया। क्या बचता है, 2π√L/g विच इज टाइम पीरियड व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। मतलब ये पूरी चीज t है, इसका मतलब t डैश हो गया √3/2 इंटू टी। इस तरह कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो हर सवाल बनेगा भी, आंसर भी सही आएगा। और कुछ रट लेते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कर दें, ऐसा हो तो वैसा कर दें, वो ज्यादा काम का होता नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आपको याद रखना चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट में भी जरूर लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is about to start to make SHM when it is brought a position so that its length has maximum angular displacement theta. If the mass of the bob is m, then the maximum kinetic energy at its mean position is. तो ऐसा बोला है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ है L, उसको एंगुलर पोजीशन थीटा से रिलीज किया है। ये उसका एम्पलीट्यूड है। मास ऑफ बॉब दे रखा है m, ये होगी उसकी मीन पोजीशन। जब इसको छोड़ेंगे तब ये करेगा SHM। ये उसकी मीन पोजीशन, हमसे पूछिए उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं मीन पोजीशन में ही मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। तो पहले हम v मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। और आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है सिंपल पेंडुलम में। तो यहां पर उस बॉब के पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक होगी 0। और यहां पर पोटेंशियल हम 0 रिगार्ड कर लेते हैं तो सिर्फ होगी काइनेटिक एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, ये हो गई इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mg। और ये लेंथ हमको फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो ये यदि L है तो ये कितना है, ऑब्वियसली ये है L cos थीटा। यानी ये कितना होगा, L माइनस L cos थीटा। L कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे फॉर, या डायरेक्ट आ ही गया, ये mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा ही होगी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा, आंसर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉब of a simple pendulum of mass 100 gram when its amplitude is 1 degree is। हमसे पूछा है रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपने जब पेंडुलम का डिस्प्लेस्ड कंडीशन में फोर्स डायग्राम बनाया होगा, तो यह है मास ऑफ बॉब, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हुआ, ये हो गया मान लो उसका एम्पलीट्यूड। तब इस बॉब पर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे होते हैं, तो एक होता है वेट ऑफ द बॉब डाउनवर्ड्स mg, दूसरा होता है टेंशन इन द रोप। और फिर इस mg को हम करते हैं रिजॉल्व। तो mg का एक कंपोनेंट इधर कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो mg cos थीटा बैलेंसेस t। और एक अनबैलेंस फोर्स लगता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और वो होता है mg sin थीटा। मतलब यही है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो हमको फाइंड आउट करना है।
माइनस साइन क्यों देते हैं? तो थीटा है, आप देख रहे हैं थीटा है एंटी क्लॉक और ये फोर्स है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, तो माइनस साइन भी आता है, वो हम छोड़ देते हैं। हमसे ये पूछा हुआ है बेसिकली mg साइन थीटा। नाउ पुट वैल्यूज। तो मास कितना है? मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, तो ग्राम का बना लेते हैं किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 और यहां आएगा साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री। तो ये सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया। साइन 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगा बहुत कम होती है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और इन दोनों में भी ये कम है, तो बस इस तरह अंदाजा लगाकर आप आंसर कर सकते हैं, भले ये वैल्यू नहीं दी हुई हो। आंसर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A child swinging on a swing in sitting position stands up, then the time period of swing will। theoretical question है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी होगा उस स्विंग का। L क्या होता है? तो L है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से CG ऑफ द बॉब तक की डिस्टेंस। तो यहां पर क्या होगा, जब वो सिटिंग पोजीशन में होगा और जब वो खड़ा हो जाएगा तो CG क्योंकि ऊपर चली जाएगी, इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी, और इफेक्टिव लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम हुआ यानी वो फास्ट हो जाएगा। हालांकि यहां नहीं पूछा है इट विल ऑसिलेट फास्टर, पर हमसे सिर्फ ये पूछा है कि टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज। आंसर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ऑन अ प्लैनेट अ बॉडी इज लेट फॉल फ्रीली from a height 8 meter reaches the ground in 2 seconds. If the length of a simple pendulum is 1 meter on that planet, its time period is। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हुई है पहले। किसी प्लैनेट पर एक बॉडी को 8 मीटर की हाइट से गिराने पर वो ग्राउंड तक पहुंचने में लेती है 2 सेकेंड। तो उस प्लैनेट पर यदि जी की वैल्यू है जीपी, जी ऑन प्लैनेट, तब मैं आपको याद दिलाता हूं टी इज इक्वल टू होता है 2h बाय जी। एच हाइट से उसे गिराया और प्लैनेट पर जी की वैल्यू हो यदि जीपी, तब जमीन तक पहुंचने में लगने वाला टाइम ये होता है। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा हुआ है। नाउ टी इज गिवन टू बी 2, हाइट इज गिवन टू बी 8, तो यहां से आप जीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 16 है तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ है 2, यहाँ बचेगा रूट जीपी, दो से भी 2 बार कैंसिल और फिर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो जीपी कम्स आउट टू बी 4, और ये हमने सॉल्व किया है एसआई यूनिट्स में, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया जी का वैल्यू उस प्लैनेट पर। और अब हमसे उस प्लैनेट पर टाइम पीरियड पूछा है किसी सिंपल पेंडुलम का, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है 1, और जी की वैल्यू ये आई है 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, पाई सेकेंड इज द आंसर, और पाई की वैल्यू 3.142, तो 3.14 सेकेंड इज द आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी। When the length increases by 10 centimeter, its period is T1. When the length is decreased by 10 centimeter, its period is T2. And the relation between T1 and T2 is। तो पहले तो लिख लेते हैं हम t का वैल्यू। t बराबर कितना होगा? 2 पाई रूट यदि लेंथ है l अपॉन g, और इसकी स्क्वेयरिंग करके लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या आएगा वो टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये होगी लेंथ। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जब लेंथ को कितना कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, पहले बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, लेंथ को 10 सेंटीमीटर बढ़ाने पर टाइम पीरियड हो गया है T1, तो एक इक्वेशन यहां से बनेगा T1 स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। और फिर बोला है कि जब लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं 10 से डिक्रीज करने पर टाइम पीरियड हो जाता है T2। हमको रिलेशन बताना है T1, T2 और T में, तो ये आ गई इक्वेशन 3। ऐसी 3 इक्वेशंस बना लेंगे और अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये 10 कैंसिल आउट, इधर मिलेगा हमको 2L,
2L इज इक्वल टू, ये भी ऐड होंगे, G अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ कॉमन आएगा, इधर बचेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और अब क्या करें, अब यहां से भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, एल का सब्स्टिट्यूशन कर दें। इतना सब आपको नहीं करना है, मन ही मन में भी कर सकते हैं। एल की वैल्यू ये डाल दी हमने, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, G अपॉन 4 पाई स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आप इसको रट भी सकते हैं। अब यहाँ पर ये G कैंसिल आउट, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, G कैंसिल आउट, तो क्या बचता है, ये आया रिलेशन 2T स्क्वायर, 2T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। Obviously this is the answer, 2T square is equals to T1 square plus T2 square is the correct answer। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख सकते हैं, पर ये याद रखेंगे लंबाई जितनी बढ़ाई पहली बार उतनी ही दूसरी बार घटा दी गई है, तब 2T स्क्वायर बराबर होगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T in vacuum. Its time period when it is completely immersed in a liquid of density 1/8 of the density of material of the bob is। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव, G इफेक्टिव, और इसमें लगा देंगे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और याद रखें कि G इफेक्टिव ये होगा G का वैल्यू वैक्यूम में into 1 minus density of the liquid upon density of the material of the bob। मतलब यहाँ G इफेक्टिव की जगह ये वैल्यू आपको यूज करनी है बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको याद रखना चाहिए। अब बस यहाँ वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व कर लें, तो G इंटू 1 माइनस क्या बोला है, डेंसिटी इज 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब, तो यहाँ क्या आएगा 1/8, मतलब dB/8 आएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं dB अपॉन ये होगा dB, वो कैंसिल आउट हो गया, मन ही मन में उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, G इंटू 1 माइनस 1/8 मतलब 7/8, 7/8, यानी G इफेक्टिव आ गया आपके पास, G इफेक्टिव इज 7G/8। इतना समय नहीं लगना चाहिए एग्जाम में, ये बात आपको याद आनी चाहिए, और ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा फिजिक्स में, इसको याद रखें, G इफेक्टिव इज G इंटू 1 माइनस DL/dB, यानी इफेक्टिवली G चेंज हो जाता है जब हम उस पेंडुलम के बॉब को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, तब G की ये नई वैल्यू हो जाती है, और ये G इफेक्टिव आ गया तो बस अब आप टाइम पीरियड बतला सकते हो उसका कितना होगा, हवा में दे रखा है वो कितना है हवा में T, तो 2 पाई रूट, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, G इफेक्टिव जरूर ये हो गया, ऐसा हो जाएगा 8L अपॉन 7G, इसमें से ये रूट 8/7 को यदि अलग कर दें तो क्या बचेगा 2 पाई रूट L/G, जो वैक्यूम में टाइम पीरियड होगा, इसका मतलब हमारा आंसर होगा रूट 8/7T। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। T1, T2 and T3, the time periods of a given pendulum on the surface of Earth at a depth h in a mine and at an altitude h above the Earth's surface respectively then। क्वेश्चन तो आसान है, पर एग्जाम में आए तो ऐसा करना चाहिए, पहले आप लिख लो कहीं पर T2, T3 ये टाइम पीरियड्स हैं, कहाँ कहाँ बात हुई है, पहले उसने नाम लिया है सरफेस का, उसके बाद बात हुई है डेप्थ की, और फिर बात हुई है हाइट की। अब इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ G बाय दिस रिलेशन, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G। G की वैल्यू सबसे ज्यादा जहां होगी वहां टाइम पीरियड सबसे कम होगा, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर होगी, वो होगी सरफेस पर सबसे ज्यादा, यानी T1 इज लीस्ट। उसके बाद यदि डेप्थ रेडियस के सामने बहुत कम हो, हाइट रेडियस के सामने बहुत कम हो, तब आपने G के वेरिएशन के फॉर्मूले पढ़े, हाइट वाले फॉर्मूले में आता है 1 माइनस 2h/r,
डेप्थ में आता है h/r, मतलब डेप्थ में धीरे धीरे कम होती है वैल्यू, तेजी से कम होती है हाइट के मामले में। यानी इसके बाद नंबर इसका आएगा, हाइट पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी। इसके बाद इसका नंबर आएगा, सबसे ज्यादा कहां पर, सरफेस पर, उसके बाद डेप्थ, और सबसे कम होगी वैल्यू हाइट पर। ऐसा होगा इनमें रिलेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं ये सब। तो इसमें सब रिलेशन हम देख सकते हैं, यही रिलेशन मुझे लगता है करेक्ट होगा। T3 इज, यस, T3 इज लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू सबसे कम होती है। फिर T2, फिर T1, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो एग्जाम में आने पर आपको सोचना जरूर पड़ेगा इसके बारे में, आप इसमें आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे। ऐसा लिख ले, नहीं तो घर पर आकर फिर अफसोस होगा कि ये हमने सोच कर क्यों नहीं किया, यूं ही क्यों टिक कर दिया, जल्दबाजी में गलत आंसर टिक आपसे ना हो जाए। हो सकता है आप ये लगा देंगे आंसर, तो ये ऑप्शन सही है, या हो सकता है एग्जाम में ये ऑर्डर चेंज कर दें, पहले बात कर लें ऑल्टीट्यूड की, फिर सरफेस की, फिर डेप्थ की, तब आपको विचार जरूर इसके ऊपर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। The period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the ceiling of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हो सके तो इसका आंसर ये याद आपको कर लेना चाहिए, और फिर क्लास होगी जब, तब मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा। आपको सिर्फ इतना मैं बता देता हूं कि फॉर्मूला यहाँ पर ये लगेगा, इफेक्टिवली जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, इस फॉर्मूले से आपको इसे सॉल्व करना है। फिर यदि वो सिंपल पेंडुलम सीलिंग ऑफ व्हीकल में सस्पेंडेड है और व्हीकल खुद इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है ना, दो एक्सेलरेशंस काम कर रहे होंगे, जी भी, और एक होगा जी साइन अल्फा, और फिर उन दोनों वेक्टर्स के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से वो सॉल्व होकर और ये आंसर आता है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो और अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 100 ग्राम इज ऑसिलेटिंग with a time period of 1.42 second. If the bob is replaced by another bob of mass 150 gram but of same radius, what will be the new time period of oscillation? Theoretical question है, T is equals to होता है 2 pi root L by G, और आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला मास ऑफ बॉब से इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एज लॉन्ग एज इफेक्टिव लेंथ डज नॉट चेंज। अब यहां पर क्या बोला है कि बॉब को रिप्लेस किया है, 100 ग्राम का वो बॉब था, उसको रिप्लेस किया है बाय अ बॉब ऑफ 150 ग्राम कीपिंग रेडियस सेम, और रेडियस यदि सेम है तो इफेक्टिव लेंथ भी सेम रहेगी, मास के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले टाइम पीरियड यदि 1.42 था तो अब भी वो 1.42 ही रहेगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। A pendulum that beats seconds on the surface of Earth were taken to a depth of 1/4 the radius of the Earth. What will be its time period of oscillation? तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G, और अर्थ सरफेस पर उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड। हमको बताना है टाइम पीरियड डेप्थ में, तो डेप्थ पर अब पहले हम निकाल लेते हैं G का वैल्यू, तो G इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगेगा, ग्रेविटेशन में पड़ा हुआ है। G इंटू 1 माइनस डेप्थ कितनी है, r/4, तो ये r कैंसिल, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो 3g/4, दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ G। और अब इस रिलेशन को आप चाहें तो ऐसा लिख लें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/G, तो टी डैश स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है डेप्थ पर टाइम पीरियड, और अर्थ सरफेस पर कितना है 2 स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शन में लिखना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा G, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 3g/4, ये बन गया 4/3, G कैंसल आउट, इसका हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू टी डैश स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर हमें चाहिए टी डैश, तो टी डैश बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये 4 बन गया और ये √3, और √3 का ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 4/3 इंटू √3। 4/3 मतलब कितना होगा ये होगा 1.33। ठीक है, 4/3, तो हाँ मुझे लगता है 1.33 होगा ये, और इसमें 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर 4 इज करेक्ट। तो इजी है, पर बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, आपकी हैबिट्स में होना चाहिए ये। द पेंडुलम ऑफ अ सर्टेन क्लॉक हैज टाइम पीरियड 2.04 सेकेंड, होना चाहिए 2 सेकेंड, और है कितना 2.04 सेकेंड। हाउ फास्ट और स्लो डज द क्लॉक रन ड्यूरिंग 24 आवर। तो पहले तो ये तय करें कि ये क्लॉक फास्ट हो गई है या स्लो। तो उसका पीरियड होना चाहिए था 2 सेकेंड, और है कितना 2.04 सेकेंड। इसका मतलब एक ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है उसे, तो ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब वो स्लो हो गई है, यानी स्लो वाला कोई आंसर होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, 1 और 4। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 सेकेंड में कितना लूज करती है वो टाइम, 0.04 सेकेंड। लॉजिक से आप कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 0.04 अपॉन 2 सेकेंड, तो एक दिन में कितना लूज करेगी टाइम, इसको डेल्टा टी लिख लेते हैं। एक दिन में तो 0.04 अपॉन 2, ये 1 सेकेंड में और एक दिन में कितने होते हैं सेकेंड, 86,400, 86,400 सेकेंड। तो आंसर आएगा सेकेंड में, आंसर सेकेंड में आएगा। इस 2 को कैंसिल करें, 2 ये लिख लिया मैंने और ये 2 0 हटा दिए, तो 2 इंटू 864, ये आंसर किस में आ रहा है, सेकेंड में। हमसे पूछा है मिनट्स में, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा मिनट में। मतलब एक दिन में 24 घंटे में वो इतना स्लो हो जाएगी, इतना पीछे हो जाएगी। अब इसको कैंसिल करें 6 से, तो 10 बार कैंसिल, और ये शायद 6 से कैंसिल होगा कि नहीं मालूम नहीं, करते हैं। 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये हुआ। और 144 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 288 अपॉन 10 मिनट, यानी आ गया 28.8, 28.8 मिनट स्लो हो जाएगी। तो स्लो या फास्ट ये पहले ही आप तय कर लेना। तुक्का लगाने की सोच भी रहे हो तो कम से कम 50% चांस हो जाएगा आपके आंसर के सही होने का, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी यदि आप स्लो वाला आंसर कोई चूज करेंगे तो। और वैसे सॉल्व करना भी बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है।